जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपने भी रेलवे में जेई या फिर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट या फिर आपने केमिकल सुपरवाइजर के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपकी जो है क्या तैयारी रहनी चाहिए जिससे कि एक पोस्ट आपका श्योर हो जाए। मैं इसलिए श्योर बोल रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है 7,951 पोस्ट है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं ये वैकेंसी कम है तो आप इसका मतलब आप जेई के लायक नहीं है, क्योंकि जेई एक सुपरवाइजर लेवल का पोस्ट है जहां पे हमें 4 टेक्नीशियन, 4 अगर ग्रुप डी खलासी या लेवल 1 के कर्मचारी है तो वहां एक अकलौता जो है शेर यानी एक जेई सुपरवाइजर आप होंगे और उसमें आप चाहते हैं कि हमें बम्पर लाखों में वैकेंसी देखने को मिले तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको इसी में आपको एक पोस्ट क्लियर कर लेना है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर है, कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे आपका जो है पोस्ट है लेवल 1 की लेवल 6 की पोस्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी एक लोको पायलट हूं और मैं लेवल 6 में हूं इस समय, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेवल 6 की पोस्ट मिल रही है। ये बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। पहले के टाइम में क्या था जी, जो लोग डिग्री कर लेते थे यानी जो लोग बीटेक या फिर एमटेक कह लो या फिर बीई कह लो, तो अगर वो लोग कर लेते थे तो वो सीधा जेई से ऊपर जो उनके सुपरवाइजर होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर डायरेक्ट बनते थे। लेकिन अभी वो पोस्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेई की पोस्ट है और उसी में आपको बीटेक हो चाहे आप डिप्लोमा हो, आपको उसी में एक पोस्ट लेना है। तो आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि आपकी क्या रणनीति रहना चाहिए, क्या तैयारी रहना चाहिए, जिससे आप बहाने न बना करके एटलीस्ट एक सीट पक्का कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम को पास करना है तो सबसे पहले इसके एग्जाम को सही तरीके से डीपली जो है हमें एग्जाम को पैटर्न को और सिलेबस को समझना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो आपके सीबीटी 1 होने वाले हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाले हैं। तो सीबीटी 1 ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्या रहेगा? क्वालिफाइड नेचर का, जिसको कि आप जो है सिर्फ सीबीटी 2 में जाने के लिए है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला पड़ाव है कि हमें क्या रणनीति अपनाना है कि हमें सीबीटी 1 क्लियर करें ताकि मैं सीबीटी 2 में जाऊं। लेकिन आपको बता दूं कि आपको साथ ही साथ सीबीटी 2 की तैयारी करनी होगी, क्योंकि एटलीस्ट आपका जो सिलेक्शन है वो सीबीटी 2 पर होना है। और ऐसा नहीं कि जैसे आपने एएलपी की तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 1 वाला तो सीबीटी 2 में भी वही सवाल आने वाले हैं, तो आपकी दोनों तैयारी हो रही है। यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि सीबीटी 1 की तैयारी करेंगे तो हमारा सीबीटी 2 की भी तैयारी हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। सीबीटी 1 का जो है सिलेबस अलग है और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो अलग है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं। अगर इसके सीबीटी 1 के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वहां पे सीबीटी 2 में कम आने वाले हैं, यही समझने की बात है। तो आपका जो सीबीटी 1 है इसको सबसे पहले समझना हमें बेहद जरूरी है। तो पहले इसका जो है एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं तो सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 यही मेरिट डिसाइड कर देगी कि आप रेलवे में बॉस बनने जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपको जो है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, उसको भी हम बाद में बताएंगे। उसके बाद एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, जो कि हर एक रेलवे कर्मचारी को जो सरकारी बन रहे हैं तो वो उनको एक मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। आपकी जो सैलरी होगी वो 50 से 55 हजार रुपए प्रति माह होगी। आने वाले दिनों में ये सैलरी हर साल हमें महंगाई भत्ते के साथ में ऐड होते होते ये जो है लाखों में
पहुंच जाएगी। अब हम बात करेंगे कि CBT 1 को कैसे पास किया जाए, तो इसके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हो या टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये मान के चलता हूं कि CBT 1 आपके लिए हलवा है, आपके लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वही सवाल आने वाले हैं जो कि हमें ALP टेक्नीशियन में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्रश्न आएंगे जिसमें 90 मिनट आपको दिए जाएंगे 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में। तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन लिए होंगे तो वो मैथमेटिक्स और साइंस के बेस पे लिए होंगे। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहाँ पे रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स का छोटा भाई है। मैथमेटिक्स तो नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स जैसा ही दिखता है। तो ये हो गया रीजनिंग। अब बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की। तो आपके जो है जीके यानी दुनिया को समझने का, जनरल नॉलेज को आने का आपके पास हुनर आना चाहिए। तो ये इसके भी सवाल हमें 15 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन बॉस पे, ये है जनरल साइंस है। तो अगर आपकी साइंस मजबूत है तो ही आप इंजीनियर कहलाते हो, वरना आप जो है कोई और काम ढूंढ सकते हैं। तो जनरल साइंस की भी हमें 30 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, 100। इसको हम काउंट करते हैं 100। इसमें आपको सेम टू सेम है कि अगर आप UR में आते हैं तो 40% पासिंग मार्क, SC या फिर OBC में आते हैं तो 30%, ST में आते हैं तो 25%। लेकिन ये भूल मत करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर मैं 40 प्रश्न करूंगा तो शायद 40% में हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, इसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें जो है जो बच्चे बैठने वाले हैं ये स्ट्रांग है, तैयारी करने वाले लोग हैं। तो आप अपने जो है अच्छे से तैयारी करके रखना, कट ऑफ की चिंता मत करना। आपका माइंड बिल्कुल तैयारी की तरफ होना चाहिए। जितने भी सही प्रश्न आपको आते हैं उतना करना। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको गलत प्रश्नों को हाथ नहीं लगाना है, यही आपका कट ऑफ है, ठीक। तो ये हमने आ गया है CBT 1 में। अब जब CBT 2 में आप पास करके जाते हैं तो CBT 2 में किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं वो देख लो। तो CBT 2 में आपके सवाल कहां से आ रहे हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं बता दूं। और इसके लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाने वाले हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में। और यहाँ भी वही पासिंग मार्क है जो CBT 1 में है, यानी अगर आप 40% से कम करते हैं, 30% से कम करते हैं तो आप उस एग्जाम में फेल ही हो गए हैं। लेकिन आपको उससे ज्यादा अपना करके चलना है। तो आप ये मान के चलो कि 150 क्वेश्चन है। तो आप देख लो कि ये इसमें कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहा है। तो 100 प्रश्न है, यानी कि 100 मार्क आपके सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी से है। मान लीजिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है तो 100 प्रश्न आपके पूरे के पूरे आपके थ्योरी से आने वाले हैं, उसी में ऑब्जेक्टिव टाइप निकाले जाएंगे। तो आपको अपना जो 4 साल या 3 साल दिया है तो उसमें जितने भी टेक्निकल वाले किताब होंगे उसको अच्छे से डीपली पढ़ लेना, या फिर आप जो है किसी भी अच्छे राइटर की अपनी किताब ले लेना। मैं मैकेनिकल वालों के लिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हूं, लेकिन मुझे चूंकि जेई में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऑफिस में बैठने का इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ ट्रेन चलाना चाहता था, इसलिए मैंने ALP को चुना हूं। इससे मैं एरोप्लेन भी उड़ाना चाहता था, लेकिन मेरी मतलब मैं नहीं बन पाया पायलट। तो एटलीस्ट
मैं ट्रेन पायलट बन के खुश हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं भरा। तो मैं मैकेनिकल वालों के लिए अपना मैं बता सकता हूँ कि आपको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। तो आपके पास या तो खुरमी की किताब होना चाहिए, आर एस खुरमी या फिर आर के जैन। ये दो किताबें हैं जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए एकदम सुटेबल है। बाकी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर अपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या दूसरे ब्रांच से अपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन उससे अपनी किताबों से तैयार करना। इसके अलावा आप जो है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट या डीमेस के कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो भी आप अपने ब्रांच से रिलेटेड किताब को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पे 100 सवाल सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी से आने वाले हैं। यहाँ पे कोई रोल इनका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस का बहुत ज़्यादा नहीं है। हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 सवाल हमें टेक्निकल एबिलिटी से, 10 सवाल हमें देखने को मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से और 15 सवाल यहाँ पे हमें फिर से जीके को देखने को मिल रहा है। तो आपका जीके मजबूत रखना। इसके बाद जो है 10 सवाल बेसिक इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इससे 10 सवाल आने वाले हैं। तो ये इनमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा टाइम हमें 100 क्वेश्चंस पे देना है, इसी पे फोकस करके चलना है, तो ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यानी आप 7,934 लोगों में आ जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी एक डिवीजन में बुलाया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी से पेपर ये सब बना के रख लेना और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो चाहे तो। और मैं बोलते जाता हूँ, आपके पास सारे एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो CBT 1 के भी एडमिट कार्ड, CBT 2 के एडमिट कार्ड, जितने भी आप एग्जाम देते हैं आपके एडमिट कार्ड अपने पास रखना। ये DB के टाइम पे मांगते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा 6 फोटो, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के साथ में, आपके नाम के साथ में और पापा मम्मी के साथ में होना चाहिए। सभी सेमेस्टर के पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपीयरिंग वाले नहीं। तो सारे सेमेस्टर वाइज आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप EWS का फायदा लेकर के अपने इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट विद इन 1 ईयर, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने और कोई डॉक्यूमेंट्स है, चाहे अल्पसंख्यक वाला हो, चाहे महिला वाला, विडो वाला हो, चाहे डाइवोर्स वुमन हो, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, या फिर आप विकलांग है या फिर एक सर्विसमैन है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रेलवे अपने मेडिकल जो है हॉस्पिटल में आपका मेडिकल करा देगी। और वो मेडिकल इजी होता है, B1 B2 और A3 और C1। यहाँ पे हम बता दें कि ये जो A3 है ये थोड़ा सा हमें, और B1 यहाँ पे लेजर वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप B2 और C1 में अगर आपने आंखों को ठीक करने के लिए या चश्मा उतारने के लिए कोई ऑपरेशन किया है तो आप अप्लाई कर मतलब एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये चारों मेडिकल में आप जो है चश्मा लगाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो ये एक तैयारी पर था एक हमारा वीडियो कि आप जेई की किस तरीके से तैयारी करें कि आपका इसमें से एक पोस्ट श्योर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप जो है अच्छे से तैयार नहीं करेंगे आप इसको हल्के में मत लेना। ये एक जो है सुपरवाइजर का पोस्ट है जो कि एक बड़ा पोस्ट माना जाता है, आपका एक रुतबे वाला पोस्ट है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और आपका कोई सुझाव है तो भी कमेंट करना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। और स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताबों के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी अपनी किताबें ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी जिस भी पब्लिकेशन से किताबें मिलती है आज से ही स्टडी कर दो। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।